बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारा चैप्टर है केमिकल इक्विलिब्रियम का। तो इसमें फर्स्ट टॉपिक तो हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से स्टार्ट होता है, लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें हैं जो बेसिक्स कह रहे हैं थोड़ी रिवाइज हो जाएंगी। और दूसरा मे बी पेपर में भी इसके हवाले से कोई एमसीक्यू वगैरह बना लिया जाए। तो चूंकि बेसिक्स हैं तो वो अंडरस्टूड होती हैं कि बच्चों को आइडिया होता है। इस हवाले से भी थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो केमिकल इक्विलिब्रियम में पहला पॉइंट हम ये डिस्कस करते हैं कि हमारे पास रिएक्शन दो तरह के होते हैं, एक रिवर्सिबल कैटेगरी में आते हैं और एक इरिवर्सिबल कैटेगरी में आते हैं। तो जो इरिवर्सिबल हैं उनमें इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट नहीं होता, लेकिन जो रिवर्सिबल हैं उन पे केमिकल इक्विलिब्रियम वाला कंसेप्ट अप्लाई होता है। और रिवर्सिबल को हम इस तरह शो करते हैं, एक तरफ लेफ्ट साइड पे रेक्टेंट है, राइट साइड पे आपके प्रोडक्ट है, और दरमियान में हम डबल हेडेड एरोज जो हैं उससे हम शो करते हैं, या इसको हाफ हेडेड डबल एरोज। ये हाफ हेड वाले हैं और दो एरोज हैं ना, जो शो कर रहे हैं कि रेक्टेंट प्रोडक्ट में जा रहे हैं और एट द सेम टाइम प्रोडक्ट वापस रेक्टेंट में भी आ रहे हैं। ये केमिकल इक्विलिब्रियम को शो कर रहे होते हैं। ठीक हो गया। दूसरा पॉइंट ये कि ये जो केमिकल इक्विलिब्रियम होती है ये डायनामिक इन नेचर है। इक्विलिब्रियम की दो टाइप्स हम अमूमन फिजिक्स में काउंट की जाती हैं, एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम है और एक डायनामिक इक्विलिब्रियम। एक बॉडी अगर रेस्ट पे हो, स्टिल हो, खड़ी हुई हो, और उस वक्त वो अपनी इक्विलिब्रियम की स्टेट पे हो, तो उसे हम डायनामिक इक्विलिब्रियम का नाम देते हैं। जैसे मेज है, कुर्सी है, तो ये एक सॉरी उसको हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम का नाम देते हैं। जैसे ये कुर्सी है, मेज वगैरह, ये आपकी स्टैटिक इक्विलिब्रियम की कैटेगरी में आती है। स्टैटिक का मतलब होता है ना, लफ्जी मतलब एट रेस्ट। और डायनामिक इन मोशन। तो डायनामिक इक्विलिब्रियम का मतलब ये कि वो चीज इक्विलिब्रियम में हो, लेकिन वो स्टिल नहीं है, वो मोशन में है, मूवमेंट के अंदर है और फिर इक्विलिब्रियम में है। उसको फिर हम नाम देते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम का। जैसे एक गाड़ी चल रही हो 100 किलोमीटर पर आवर की कांस्टेंट स्पीड के साथ, तो चूंकि वो एक इक्विलिब्रियम से चल रही है, कांस्टेंट स्पीड का मतलब यही है, और लेकिन चूंकि वो मोशन में है, उसकी फिर इक्विलिब्रियम डायनामिक इक्विलिब्रियम कहलाती है। तो हम कहते हैं जो केमिस्ट्री में रिएक्शंस के अंदर इक्विलिब्रियम अप्लाई होती है वो भी डायनामिक इन नेचर ही है। कि जो रिएक्टेंट्स होते हैं, जैसे यहाँ हमने ABCD रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट लिखे हैं, तो ये रिएक्टेंट्स स्टिल नहीं है, they are constantly converted into product, and at the same time products are going back into the reactants। तो reactant product में जा रहे होते हैं, प्रोडक्ट वापस reactant में आ रहे होते हैं। तो चूंकि ये काम मुसलसल चल रहा होता है और सिस्टम हमारा स्टिल नहीं है, खड़ा हुआ नहीं है, इन मोशन है, तो इसलिए हम इसको डायनामिक इक्विलिब्रियम का नाम देते हैं। ठीक है। अच्छा, ये हम क्यों कहते हैं ऐसा? अच्छा, डायनामिक हम क्यों इस तरह कहते हैं, उसकी वजह ये है कि अगर हम ये समझे कि नहीं जी वो मोशन में नहीं है, वो खड़े हुए हैं, क्योंकि कंसंट्रेशन तो रेक्टेंट की भी कांस्टेंट रह रही होती है जब वो सिस्टम इक्विलिब्रियम पे पहुंचता है, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में भी फर्क नहीं पड़ता, किसी टाइम पे भी आप देखें तो आपको सेम कंसंट्रेशन ही मिलेगी। रेक्टेंट की अमाउंट भी वही रहती है, प्रोडक्ट की भी वही रहती है जब इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाते हैं। अब अगला बंदा पूछ सकता है कि भाई जब वो कांस्ट चेंज ही नहीं हो रही, तो मैं तो कहूंगा कि भाई वो स्टिल हो गया, इरेक्शन मुकम्मल हो गया, अब वो नहीं मूव कर रहा। तो कहता है अगर हम ये मान लें कि इरेक्शन स्टॉप हो गया, रेक्टेंट प्रोडक्ट में या प्रोडक्ट रेक्टेंट में नहीं जा रहे, इनका आपस में इसमें कोई ताल्लुक नहीं है मोशन का, मूवमेंट का, तो फिर वो कहता है जब हम इनमें से किसी एक की कंसंट्रेशन को जब डिस्टर्ब करते हैं, ली चार्टी प्रिंसिपल के मुताबिक आपने पढ़ा हुआ है कि रेक्टेंट ऐड करें तो प्रोडक्ट में चलाना शुरू हो जाते हैं, प्रोडक्ट में ऐड करें तो वापस रेक्टेंट में आना शुरू हो जाते हैं। तो कहता है अब अगर मेरे कुछ ऐड करने से आपका सिस्टम फॉरवर्ड या बैकवर्ड मूव करता है, तो इसका मतलब है कि उनमें कोई ताल्लुक था, एक सिस्टम चल रहा था एक बैलेंसिंग के साथ, जैसे ही मैंने उस बैलेंसिंग को डिस्टर्ब किया तो सिस्टम ने इस तरह मूव किया कि दोबारा अपने आप को बैलेंसिंग में लाने की कोशिश की है। इसलिए फिर हम कहते हैं कि ये बात मानना ज्यादा बेहतर है कि आपके रेक्टेंट्स और प्रोडक्ट खड़े हुए नहीं है, दे आर कॉन्स्टेंटली कन्वर्टिंग इनटू
ईच अदर, वो एक दूसरे में मुसलसल चेंज हो रहे हैं और हमारी किसी भी किस्म की डिस्टरबेंस की वजह से वो उस डिस्टरबेंस को मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहे होते हैं। यही इसने एक्सप्लेनेशन ऑफ डायनेमिक नेचर में यही बात की है। उसके बाद है ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। ग्राफ से ड्रा करें तो इसका ग्राफ रेक्टेंगल प्रोडक्ट का राउंड अबाउट इसी शक्ल में आता है। ये जो आपके सामने के रेक्टेंट शुरू में ज्यादा होते हैं, प्रोडक्ट वहां पे जीरो होते हैं, कम होते हैं। तो रेक्टेंट की अमाउंट आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाती है, प्रोडक्ट की अमाउंट आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाती है। एक टाइम आता है जब आके ये ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट हो जाता है, ऊपर भी रेक्टेंट वाला भी और प्रोडक्ट वाला भी। इसका मतलब ये होता है कि आप प्रोडक्ट की अमाउंट में भी बदल नहीं रही, रेक्टेंट की अमाउंट भी चेंज नहीं हो रही। तो उस वक्त कोई खास कंसंट्रेशन होती है रेक्टेंट की और खास कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की जो आके रुक गई है और हमारा जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम पे पहुंच गया है और कंसंट्रेशन रेक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है जी। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम में पहला पॉइंट है कि कंसंट्रेशन रिमेन्स द सेम। जब एक सिस्टम इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाता है तो उसकी कंसंट्रेशन जो है वो कांस्टेंट हो जाती है, ये उसका फीचर है। मतलब यहाँ पे जैसे ये एक एग्जांपल है, इसी तरह की और भी इक्विलिब्रियम हो सकती है, जैसे ये दो तीन मैंने ड्रा किए हैं ग्राफ। इसमें देखना पहला तो वही हो गया कि इक्विलिब्रियम पे जब पहुंचते हैं तो रेक्टेंट की अमाउंट कम है और प्रोडक्ट की अमाउंट ज्यादा है। और ये दूसरी टाइप है कि जिसमें रेक्टेंट की अमाउंट ज्यादा है और प्रोडक्ट की अमाउंट कम बनी हुई है। जब ये इक्विलिब्रियम, ये जो डॉटेड लाइन है, ये टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम को शो कर रहा है कि जब इक्विलिब्रियम पे पहुंचे तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम है, रेक्टेंट की ज्यादा है। और तीसरी टाइप ये हो सकती है कि रेक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों ग्राफ कोइंसाइड कर जाएं, मिल जाएं और इक्विलिब्रियम पे पहुंचते हैं तो पता चलता है कि रेक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की कंसंट्रेशन एक जैसी हो चुकी है, बराबर है। ठीक है, तो तीनों कैटेगरी हो सकती है, लेकिन तीनों में एक ही चीज कॉमन है कि जब इक्विलिब्रियम पे पहुंचते हैं तो रेक्टेंट की वाला ग्राफ भी स्ट्रेट हो जाता है, प्रोडक्ट वाला भी स्ट्रेट हो जाता है। इधर भी रेक्टेंट वाला स्ट्रेट, प्रोडक्ट वाला स्ट्रेट, यहाँ भी दोनों का स्ट्रेट। स्ट्रेट होने का मतलब कि कंसंट्रेशन रेक्टेंट की और प्रोडक्ट की जब वो इक्विलिब्रियम पे पहुंचते हैं तो वो कांस्टेंट हो जाती है, फिक्स हो जाती है, वो चेंज नहीं होती। अब इस तीनों में यही चीज कॉमन है। ये हम नहीं कह सकते कि हमेशा रेक्टेंट की कंसंट्रेशन प्रोडक्ट से कम होगी या रेक्टेंट की प्रोडक्ट से ज्यादा होगी या दोनों की बराबर होगी। ये तीनों मुख्तलिफ स्टेट्स हैं, मुख्तलिफ किस्म की इक्विलिब्रियम है, एक वक्त में एक ही काम हो सकता है, या रेक्टेंट की ज्यादा या प्रोडक्ट की ज्यादा या फिर दोनों की बराबर। लेकिन जो कांस्टेंट रहने वाला जुमला है वो तीनों पे ही अप्लाई हो रहा है। इसलिए उसने यहाँ लिखा कि आपके पास जो केमिकल इक्विलिब्रियम की एक खूबी ये है कि वो कंसंट्रेशन जो है रेक्टेंट और प्रोडक्ट की वो कांस्टेंट हो जाती है, सेम रहती है। दूसरा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, जो भी हम बात करेंगे के सी से या के पी वगैरह, तो उस वो आपकी इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा था। ये हमने रिएक्शन स्टार्ट कितनी कंसंट्रेशन से किया इस पे डिपेंड नहीं कर रहा, क्योंकि उसने एक इक्विलिब्रियम लेके आनी है, तो इक्विलिब्रियम वो अपने हिसाब से कंसंट्रेशन के हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो उसकी वैल्यू सिर्फ एक ही चीज पे डिपेंड करती है और वो क्या है, टेम्परेचर। जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स हैं के सी के पी और भी आएंगे आगे, तो जितने भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है सारे के सारे सिर्फ डिपेंडेंट होते हैं टेम्परेचर पे, कि टेम्परेचर के चेंज करने से उनकी वैल्यू चेंज हो जाती है। और कोई फैक्टर भी चेंज करें तो के सी में चेंज नहीं आता। क्यों नहीं आता, ये आगे हम जहाँ पे ये बात आएगी डिस्कशन, फिर वहीं पे इसको जस्टिफाई भी करेंगे कि सिर्फ टेम्परेचर से ही कि वो क्यों चेंज हुए, बाकियों से चेंज क्यों नहीं होते। तीसरा पॉइंट है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या इक्विलिब्रियम कैन बी एस्टेब्लिश्ड फ्रॉम आइदर साइड। कि जो इक्विलिब्रियम है वो किसी भी साइड से एस्टेब्लिश हो, मतलब आप प्रोडक्ट ज्यादा ले लें तो वो रेक्टेंट की तरफ आना शुरू हो जाएंगे और इक्विलिब्रियम हासिल कर लेंगे, या रेक्टेंट ज्यादा ले लें तो प्रोडक्ट की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे और इक्विलिब्रियम हासिल कर लेंगे। चौथा, वेसल शुड बी क्लोज्ड। कि वेसल जो है वो क्लोज होना चाहिए, क्योंकि अगर एक आध रेक्टेंट या प्रोडक्ट जो है वो स्केप हो जाता है, वहां सिस्टम से निकल जाता है, तो फिर वो इक्विलिब्रियम का हिस्सा नहीं रहेगा, तो आपकी इक्विलिब्रियम जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो इक्विलिब्रियम अगर आप हासिल करना चाहते हैं तो फिर आपका जो वेसल बर्तन है जहाँ पे इरेक्शन हो रहा है वो क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए, कि रेक्टेंट या प्रोडक्ट में से कोई भी चीज वहां से सिस्टम से आउट ना हो सके। पांचवा है जी, अ कैटलिस्ट डज नॉट चेंज द इक्विलिब्रियम पोजीशन। आप कैटलिस्ट लेते हैं तो कैटलिस्ट जो होता है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन को चेंज नहीं करता, सिर्फ टाइम टू अटेन द
इक्विलिब्रियम, उसको वो शॉर्ट कर देता है। आपको पता है कैटलिस्ट रिएक्शन को स्पीड अप कर देते हैं ना, तो स्पीड अप कैसे करते हैं कि वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं। अब रिएक्टेंट जो आपके जल्दी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब वो एक्टिवेशन एनर्जी उन्होंने कम कर दिया, रिएक्टेंट आपके प्रोडक्ट में जल्दी चले जाएगा, सिर्फ रास्ता बदल दिया ना, रिएक्शन का पाथ वे बदल दिया, कि पहले वो एक और रिएक्शन और रास्ते से आ रहे थे जिसमें बनने वाली जो ट्रांजिशन स्टेट थी वो हाई एनर्जी वाली थी, इसलिए ज्यादा टाइम लग जाता था उस हाई एनर्जी वाली स्टेट तक पहुंचने में और फिर प्रोडक्ट में आने में। और ये जो कैटलिस्ट आया तो उसने जो एक्टिवेशन ट्रांजिशन स्टेट बनाई वो अब कम एनर्जी वाली बनाई है, जिसके रास्ता ही उसने बदल दिया, चेंज कर दिया। अब हम जल्दी उस ट्रांजिशन स्टेट को हासिल कर लेते हैं और प्रॉब्लम में भी जल्दी चले जाते हैं। तो यानी टाइम टू अटेन द इक्विलिब्रियम वो शॉर्ट हो गया, आप जल्दी इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाते हैं। लेकिन जो भी इक्विलिब्रियम की पोजीशन थी, यानी जितना प्रोडक्ट बनाना था, वो कैटलिस्ट के बगैर भी वही अमाउंट मौजूद होगी जब वो इक्विलिब्रियम पे पहुंचेगा, और कैटलिस्ट की मौजूदगी में भी वही अमाउंट होगी जब वो सिस्टम आपका इक्विलिब्रियम पे पहुंचेगा, उसमें फर्क नहीं आता। ठीक हो गई। छठा जी, फ्री एनर्जी चेंज। जो इक्विलिब्रियम स्टेज जब पहुंचती है तो उस वक्त जो डेल्टा जी होता है वो जीरो होता है। इसमें आपने पढ़ा कि डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होती है या पॉजिटिव होती है, फ्री एनर्जी चेंज इसको हम बोलते हैं, या जीरो होती है। तो अगर आपका स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो तो डेल्टा जी नेगेटिव वैल्यू रख रहा होता है, अगर नॉन स्पॉन्टेनियस हो तो पॉजिटिव वैल्यू रख रहा होता है, और अगर जीरो हो तो फिर हम कहते हैं हमारा जो प्रोसेस सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम पे मौजूद है। उसके बाद है जी लॉ ऑफ मास एक्शन। ये भी हमारे सिलेबस में मेंशन तो नहीं है, लेकिन चूंकि इसके जो दिए हुए फार्मूले कांस्टेंट वगैरह के हवाले से वो आगे इस्तेमाल होते हैं, तो इसलिए हम इसको भी रिवीजन में करते चलते हैं। ये दो साइंटिस्ट हैं जी, गुलबर्ग और वेग, 1864 जिन्होंने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था। और उनके मुताबिक इसकी डेफिनेशन हम ये बनाते हैं कि द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन raised to a power equal to the number of times the particular substance appears in stoichiometric equation। के बैलेंस्ड इक्वेशन में उसके साथ जो भी नंबर ऑफ मोल्स मौजूद हैं वो मोल उसकी पावर बन जाते हैं कंसंट्रेशन की। ठीक हो गया। और उन कंसंट्रेशन को का हमने प्रोडक्ट ले रहा है, यानी उनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वो आपके पास रेट के इक्वल आ जाएगा। जैसे ये रिएक्शन देखें, ए बी है और सी डी एफ, फॉरवर्ड जाने का जो रेट है उसका रेट कांस्टेंट हमने के एफ ले लिया है, वापस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट हमने के बी ले लिया। अब रेट ऑफ रिएक्शन आप निकालना हो तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के, इसी के लिए ये वही बात है, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट होता है ना मल्टीप्लाई करना, ये इसने मल्टीप्लाई किया ना, किसको किया, रिएक्टेंट्स को किया। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन रेज टू द पावर इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स। अब यहाँ पे तो स्टिक्योमेट्री के ये वन वन ही है ना, तो इसलिए इसकी पावर भी वन वन ही आ रही। अगर यहाँ ए बी कुछ भी होता तो वो इसकी पावर बन जाती। तो प्रोपोर्शनैलिटी से इक्वालिटी में आएंगे तो कांस्टेंट लेके आएंगे, वो के एफ होगा। इसी तरह जो बैकवर्ड डायरेक्शन है उसमें वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा सी और डी के, क्योंकि बैकवर्ड डायरेक्शन में जब आप वापस आ रहे हैं तो उस वक्त सी डी रिएक्टेंट बने हुए हैं और उन्हीं की कंसंट्रेशन पे वापस आने की स्पीड डिपेंड कर रही होगी। ठीक होगा, इसलिए फिर सी डी के प्रोपोर्शनल दिया हुआ, और इक्वालिटी लाएंगे तो के बी सी डी हो जाएगा। ठीक होगा। जब सिस्टम आपका इक्विलिब्रियम पे होगा तो रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड दोनों बराबर होने चाहिए। तो ये लेफ्ट राइट ये दोनों इक्वेशन इक्वल कर दी। इसमें हमने के बी को एक तरफ कर लिया, रेट कांस्टेंट्स को, और कंसंट्रेशंस को दूसरी तरफ कर ले, तो के एफ ओवर के बी इज इक्वल टू सी डी ओवर ए बी आ गया। के एफ ओवर के बी को नाम दिया गया है के सी का, जैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का नाम देते हैं। तो के सी किसके बराबर आ गया कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। इस रेशो को जब आप लेंगे तो वो के सी के इक्वल आ जाता है, जैसे हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का नाम देते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये पॉइंट भी हुआ हो सकता है आप कहेंगे सर इसको उल्टा क्यों नहीं लिया कि के एफ को इधर ले आते और सी डी को उधर ले जाते, तो ये इसी शक्ल में लाना क्या जरूरी है। असल में साइंटिस्ट ने जो एक रेशो हमें देनी थी, जो एक टर्म या एक फैक्टर इंट्रोड्यूस करवाना था के सी वाला, तो उन्होंने जो फिक्स कर दिया हम उसी को ही यूज कर रहे हैं। उसमें ज्यादा लॉजिक तो नहीं है, वो रिवर्स भी किया जा सकता है और उस हवाले से एक नई चीज आ जाएगी, एक और कांस्टेंट आ जाएगा जो के सी का एक किस्म का उल्ट होगा कि के सी के एफ ओवर के बी और वो होगा के बी ओवर के एफ।
तो जो बातें आप इसके लिए कर रहे हैं उसको उल्टा के करेंगे तो उसके हवाले से बातें हो जाएंगी, लेकिन चूंकि साइंटिस्ट ने इस रेशो को यूज किया तो हम भी फिर उसी को ही एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। ठीक हो गया। एक तो हो गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, के सी से इसको शो करते हैं। सी से मुराद कंसंट्रेशन है, क्योंकि हम इक्विलिब्रियम तो ले रहे हैं और इक्विलिब्रियम में जो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट है उनकी कंसंट्रेशन ले रहे हैं, तो इसलिए ये के सी कहला रहा है। ठीक है, इस तरह पीछे भी बात हुई थी के पी की। अगर यहाँ पे मैं पार्शियल प्रेशर ले लूँ, गैसेस हैं तो उनका पार्शियल प्रेशर ले लूँ तो फिर वो के पी कहलाएगा। ठीक हो, बस नाम थोड़े से ये चेंज हो जाते हैं। अच्छा, इनके अगर आपने यूनिट निकालने हैं, के सी का यूनिट क्या है, तो वो डिपेंड करता है कि वो आपके ये रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स इनकी रेशो क्या आती है, क्योंकि अगर ये दोनों बराबर हैं तो सारे यूनिट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, कोई भी यूनिट नहीं बचेगा। और अगर ऊपर ज्यादा है तो कुछ ना कुछ यूनिट बच जाएगा पॉजिटिव में, और अगर नीचे ज्यादा है तो फिर नीचे कुछ ना कुछ बच जाएगा, तो इसलिए यूनिट फिक्स नहीं हम कर सकते हैं। तो इसी वजह से फिर केसी की जब अमूमन वैल्यूज लिखी जाती हैं तो उसके साथ यूनिट मेंशन नहीं किया जाता है, क्योंकि वो कोई एक फिक्स नहीं है। हाँ, एमसीक्यू के तौर पे आप इसमें ध्यान में रख सकते हैं कि भाई केसी का यूनिट जो है वो क्या हो सकता है, कोई आपको रिएक्शन दिया जाए और पूछा जाए कि इसमें केसी का यूनिट क्या होगा। अच्छा, ये इसी तरह कह रहा है कि अगर आप ए बी करके पावर्स के साथ ले लें, और यानी ये उसके नंबर ऑफ मोल्स बैलेंस इक्वेशन में आ गए, तो जो भी मोल्स हैं वो उनकी कंसंट्रेशंस की पावर बना देंगे, तो के सी को हम इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद है एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। इसी पॉइंट को हम लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम का नाम भी देते हैं। क्या चीज, या एक वर्ड लिखा हुआ है, ये ऊपर तो बात होगी ना कि आप जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हैं वो क्या है, कि कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट है रेज टू द पावर कॉरेस्पॉन्डिंग टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द बैलेंस इक्वेशन। अब कह रहे हैं कि हमारे पास ये एक कंट्राडिक्टरी है किसके साथ, जो बेसिक केमिकल काइनेटिक्स का एक रूल था वो क्या था, कि केमिकल काइनेटिक्स कहती है कि वी से दैट द रेट ऑफ रिएक्शन इज नॉट एसेंशियली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन रेज टू द पावर इंडिकेटेड बाय बैलेंस इक्वेशन। आपने पढ़ा ऑर्डर वगैरह निकालते हैं तो वो रेट इक्वेशन से निकलता है। रेट इक्वेशन की जब बात आती थी तो हम कहते थे कि ये एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है, थ्योरेटिकल हम इक्वेशन को देख के नहीं निकाल सकते, कि जाहिरी तौर पे तो कुछ नजर आ रहा है, लेकिन रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप्स में अगर हो रहा है तो फिर तो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप भी और हो गया, उसके अंदर आने वाली कंसंट्रेशन रिएक्टेंट्स की और हो गई, उसके हिसाब से रेट भी और हो गया, चेंज हो गया। तो कह रहे हैं उसमें तो हम इस तरह कर रहे होते हैं। ठीक हो, लेकिन पावर रिलेशनशिप इज वैलिड फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन। लेकिन कहते हैं जब आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लेते हैं तो उसके लिए पावर का जो ये रिलेशनशिप है, कि जो भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन में है उसकी, वो उसकी पावर बना दी जाए, तो ये वाला पॉइंट यहाँ पे वैलिड है। यहाँ पे उसको यानी कोई इशू नहीं आता हमारे आंसर में ना, एक्सपेरिमेंटल में और थ्योरेटिकल आंसर में। The reason is that the factors in the rate expressions for the opposing reactions always cancel in such a way as to give the indicated expression for the equilibrium constant। कहते हैं वहां पे जब आप रेट की बात कर रहे हैं तो एक तरफ जा रहे होते हैं, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जा रहे होते हैं। यहाँ पे आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट भी हैं और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी हैं, तो दोनों के फैक्टर जो है रेट एक्सप्रेशन में जब आएंगे तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो फाइनल रिजल्ट हमारे पास यही बचेगा जो आपके सामने है, कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। तो इसे लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम का नाम भी देते हैं। ये अच्छा, ये लॉ इक्विलिब्रियम को उसने एक्सप्लेन किया है। लॉ इक्विलिब्रियम है ये ऊपर वाली इक्वेशन ही जिसी को उसने ये लिखा है कि जी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स divided by the product of equilibrium concentration of reactants, and each concentration term is raised to the power equal to coefficients of the substance in the balanced equation. This is called law of chemical equilibrium। ठीक हो गया, ये उसका लॉ कहलाता है, उसी को उसने एक्सप्लेन किया है कि जी काइनेटिक केमिकल काइनेटिक्स का जो रेट लॉ है उससे ये मुमासलत नहीं रखता, तो उसकी क्या डिफरेंस की क्या वजह हो सकती है। उसके बाद है लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम फॉर नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अच्छा, कहता है अगर नॉन आइडियल सोल्यूशन हो तो फिर हम बात करते हैं एक्टिविटी के हवाले से, कि जैसे के ए उसने लिया है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसी रिएक्शन का, एक्टिविटी के हिसाब से कह रहे हैं तो फिर के ए ले, ए से मुराद एक्टिविटी, तो एक्टिविटी ऑफ सी, एक्टिविटी ऑफ डी, एक्टिविटी डिवाइडेड बाय एक्टिविटी ऑफ ए, एक्टिविटी ऑफ बी। प्रोडक्ट की एक्टिविटीज ऊपर है और रिएक्टेंट की एक्टिविटीज नीचे। एक्टिविटी से क्या मुराद होता है कि एक चीज हमने ली है तो 10 मोल है, लेकिन रिएक्शन के अंदर जब वो इन्वॉल्व हैं
तो वहां पे वो 10 इन्वॉल्व नहीं है, वहां पे वो 5 इन्वॉल्व है, 6 इन्वॉल्व है। तो जो एक्टिव कंसंट्रेशन उसकी वहां पे रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व होती है वो हम ले लेते हैं एक्टिविटी के नाम से। तो इसलिए हम कहते हैं जो एक्टिविटी कोएफिशिएंट या एक्टिविटी के हिसाब से जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो इस फार्मूले से शो किया जाए। ये बात हम करते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के हवाले से ना, तो उसमें एक्टिविटी का कंसेप्ट आ जाता है ना। नॉन जो आइडियल होते हैं उसमें हम कहते हैं कि एक्टिविटी हमारी ली हुई कंसंट्रेशन के बराबर है, दोनों इक्वल है, कोई फर्क नहीं है। लेकिन नॉन आइडियल में हम कहते हैं कि नहीं, एक्टिविटी एक्टिविटी जो है या एक्टिव कंसंट्रेशन जो है हमारी ली हुई कंसंट्रेशन के इक्वल नहीं आती, उससे हट के है। तो इसलिए आप एक्टिविटी वाली ही जो एक्चुअल कंसंट्रेशन है वो आप उसकी जो है वो इफेक्टिव कंसंट्रेशन वो वाली ले, जो आपने ली हुई है वो उसको वैल्यू पुट ना करें। ठीक हो गई। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर की सेंस में अगर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लें तो Kp लिखा जाएगा, और यहीं पे जहाँ कंसंट्रेशन थी वहां पे आप पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट्स आ जाएगा, और डिवाइड करेंगे तो हमारे पास Kp की वैल्यू आ जाती है, Kp आंसर आ जाता है। ठीक हो गई। तो ये यहाँ तक हम बात होगी हमारी थोड़ी बेसिक्स की। उसके बाद नेक्स्ट में हम बात करेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं और उनका आपस में रिलेशनशिप क्या बनता है।